बीजेपी का 4 राज्यों में फिर से सत्ता में वापसी। बीरेन्द्र सिंह से धामी तक सीएम पद पर प्रयोग से बच गई बीजेपी। बीजेपी की रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव पर। क्या जाएगी इमरान खान की गद्दी? पाकिस्तान की सियासी हलचल में सेना की भूमिका। बहुमत साबित करना बहुत ही मुश्किल होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर WHO ने दी चेतावनी। कहा, नए वेरिएंट से दुनिया में दोबारा संक्रमण बढ़ा। पूरी आबादी का वैक्सीनेशन होने तक जोखिम। और हिमाचल हाईकोर्ट का आदेश। तीसरी कक्षा में पढ़ने वाली पालमपुर की गूगल गर्ल काशवी को 8वीं में बैठने की दी अनुमति। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीव टाइम्स न्यूज चैनल में। मैं हूं दीप्ति ठाकुर। अब खबरें विस्तार से। 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव बीजेपी भले ही भारी बहुमत से जीत गई हो, लेकिन बीजेपी ने अपनी उन कमजोरियों को भी समझ लिया है जो उसके सामने खड़ी है। केंद्र में 2 बार के बाद लगातार तीसरी बार की सत्ता में वापसी बहुत मुश्किल होती है। यही वजह है कि देश के 4 राज्यों के विधानसभा चुनाव जीतने के साथ ही बीजेपी ने 2024 लोकसभा चुनाव के लिए एक्शन प्लान पर काम करना शुरू कर दिया है। बीजेपी लोकसभा चुनाव की चुनौतियों को समझते हुए अपने पुराने चेहरों पर ही दांव लगाना बेहतर समझा है। उत्तराखंड की कमान एक बार फिर से पुष्कर सिंह धामी को सौंपी गई। उन्होंने दूसरी बार बुधवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। गोवा में प्रमोद सावंत के नाम पर मोहर लग चुकी है और 28 मार्च को सीएम के रूप में उनकी ताजपोशी होगी। बीरेन्द्र सिंह ने रविवार को लगातार दूसरी बार मणिपुर के सीएम पद की शपथ ली। वहीं यूपी में विधायक दल की बैठक आज यानी गुरुवार को है, जिसमें योगी आदित्यनाथ का नाम चुना जाना लगभग तय है। ऐसे में सवाल उठता है कि बीजेपी ने आखिर चारों राज्यों में अपने पुराने मुख्यमंत्रियों पर ही क्यों भरोसा जताया है। देश के 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के जब नतीजे आए तो पंजाब पर आम आदमी पार्टी के कब्जे के अलावा बाकी 4 राज्यों में बीजेपी ने जीत का परचम लहराया। मुख्यमंत्री पदों पर हर बार नए नाम देकर चौंकाने वाली बीजेपी ने इस बार ऐसा नहीं किया। उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया था, लेकिन अन्य 3 राज्यों में सामूहिक नेतृत्व में उतरी थी। इसके बावजूद बीजेपी ने चारों ही राज्यों में नया सियासी प्रयोग करने की बजाय सरकार के पुराने मुखिया पर भरोसा जताया था। विधानसभा चुनाव में चारों राज्यों में बीजेपी को सत्ता में वापसी कराने में पीएम मोदी के साथ साथ चारों मुख्यमंत्रियों की भी अहम भूमिका रही है। योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर यूपी में चुनाव लड़ा गया था, तो उत्तराखंड में बीजेपी पुष्कर सिंह धामी की अगुवाई में विधानसभा चुनाव मैदान में उतरी थी। ऐसे ही गोवा और मणिपुर में भी बीजेपी पुराने सीएम को भले ही चेहरा ना बनाया हो, लेकिन उन्हीं के कामों पर चुनाव लड़ी थी। चारों सीएम ने चुनाव प्रचार में जबरदस्त भूमिका निभाई और लोगों के बीच काम करने वाले नेता के रूप में छवि बनाई। यूपी में योगी और उत्तराखंड में धामी ने बीजेपी को सत्ता में वापसी कराकर यह मिथक तोड़ दिया है कि हर 5 साल में सरकारें बदल जाती है। इसीलिए धामी को अपनी सीट हारने के बाद भी सीएम बनाया गया है। तो यूपी में आज़ादी के बाद पहली बार किसी सीएम की 5 साल तक सत्ता में रहने के बाद ताजपोशी होने जा रही है। वहीं मणिपुर और गोवा में सीटें पिछली बार से ज़्यादा बढ़ी है। गोवा में बहुमत से महज 1 सीट कम आई है, जबकि मणिपुर में बहुमत से ज़्यादा सीटें मिली है। यही वजह है कि मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह और गोवा में प्रमोद सावंत को सत्ता की कमान एक बार फिर सौंपी गई है। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी 2024 के चुनाव तक किसी तरह का कोई जोखिम भरा कदम नहीं उठाना चाहती है। इसीलिए विधानसभा चुनाव के बाद किसी तरह का कोई नया सियासी प्रयोग करने के बजाय पुराने चेहरों को ही सत्ता की कमान सौंपने का फैसला किया है। माना जा रहा है कि दूसरे नए चेहरे का मुख्यमंत्री बनाने का फैसला करती तो पार्टी में गुटबाजी और सियासी टकराव बढ़ सकता था। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी अभी इस तरह का
कोई भी फैसला नहीं लेना चाहती जिससे कि किसी तरह का मनमुटाव हो सके। इसीलिए पुष्कर धामी को चुनाव हारने के बाद भी सीएम की कुर्सी सौंपी गई है। पाकिस्तान में एक बार फिर सियासी हलचल काफी तेज हो गई है। फिलहाल वहां अविश्वास प्रस्ताव का खतरा उन पर मंडरा रहा है, जिससे प्रधानमंत्री इमरान खान की कुर्सी खतरे में नजर आ रही है। कारण सत्ता में आने के वक्त इमरान खान के साथ देने वाले पाकिस्तानी सेना अब उनके खिलाफ होती हुई दिख रही है। खबरों के मुताबिक पाकिस्तान सेना प्रमुख कमर बाजवा और अन्य सेना अधिकारियों ने कल इमरान खान से मुलाकात भी की और माना जा रहा है कि मुलाकात के बाद सेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने इमरान को बचाने का रास्ता नहीं देने का फैसला किया है। वहीं जानकारों का कहना है कि इमरान खान के लिए बहुमत साबित करना बहुत ही मुश्किल काम होगा, क्योंकि 4 चुनौतियां इमरान खान के सामने हैं। इस वक्त पहली चुनौती तो ये है कि जो पूरी ऑपरेशन पार्टी है, चाहे वो पीपीपी हो या पीएमएलएन, वह एकजुट होकर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है। दूसरी बड़ी चुनौती यह है कि खुद उनके सहयोगी दल इमरान खान का साथ छोड़ते नजर आ रहे हैं। तीसरी चुनौती है कि अपनी पार्टी के घोषित तौर से 13 जो मेंबर नेशनल असेंबली हैं, जिनको सांसद भी कहा जाता है, वह इमरान खान का साथ छोड़ चुके हैं और उन्होंने सिंध हाउस में शरण ली है क्योंकि उनको सुरक्षित नहीं लग रहा था। वहीं चौथी चुनौती है कि जो सेना इमरान खान के साथ खड़ी नजर आई थी, अब वह उनके साथ नहीं है। बता दें कि इन चुनौतियों के मद्देनज़र इमरान खान के सामने सबसे बड़ी चुनौती 172 आंकड़ा पार करना होगा। पीटीआई के पास 155 अपने सांसद है। वहीं पाकिस्तान में ये नियम है कि जो कोई भी निर्दलीय जीत कर आता है, उसे किसी न किसी पार्टी के साथ जुड़ना पड़ता है, जिसके चलते 5 से 6 सांसदों ने पीटीआई ज्वाइन की थी, जिसके बाद उनकी अपनी तादाद 160 के आसपास हो जाती है। इसके अलावा 12 सांसद पीएमएल, क्यू और एमक्यूएम हैं, जिनको मिलाकर उनकी कुल तादाद 178 है। लेकिन जिस तरीके से महंगाई ने जोर पकड़ा है और जिस तरीके से लोगों का गुस्सा वहां पर उभर कर सामने आया, ऐसे में ये कहा जा रहा है कि खुद इमरान खान की पार्टी पीटीआई के 30 से 40 ऐसे सांसद जो अपने क्षेत्र में नहीं चाहते हैं, क्योंकि जब वहां जाते हैं तो उनसे सवाल पूछा जाता है और इसीलिए असंतोष उनके अंदर पनप रहा है। इमरान खान की नीतियों से लोग खुश नहीं हैं, चाहे आर्थिक तौर पर हो या किसी अन्य तरह से, जिसके चलते लोगों में इनके खिलाफ रोष खुलकर नजर आ रहा है। इतना ही नहीं, अब पाकिस्तानी सेना भी इनका साथ देती नजर नहीं आ रही है, जिससे कि लोगों की नाराजगी सेना से ना हो। दुनिया के कई देशों में दोबारा से कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ने लगे हैं। ऐसे में लोग दोबारा से महामारी को लेकर आशंकित हो गए हैं। इसी बीच विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि जब तक सभी देश वैक्सीन प्रक्रिया को पूरी नहीं कर लेते, तब तक दुनिया बढ़ते कोविड-19 संक्रमण और इसके सामने आ रहे नए वेरिएंट के साथ लड़ती रहेगी। इससे पहले डब्ल्यूएचओ ने कहा था कि पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में बढ़ते संक्रमण के कारण पिछले सप्ताह वैश्विक स्तर पर नए कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में 7% की वृद्धि हुई है। हालांकि कोविड-19 से होने वाली मौतों में गिरावट आई है। कोविड-19 मामलों में वैश्विक वृद्धि जारी है। इसका कारण एशिया में महामारी का बढ़ता प्रकोप और यूरोप में ताज़ा लहर है। कई देशों में महामारी की शुरुआत के बाद से अब अधिक मौतें हो रही है। मौतों का यह आंकड़ा ओमिक्रॉन के फैलने से बढ़ा है। इसके साथ ही जिन लोगों ने वैक्सीन नहीं लगाई है, उनके लिए मौत का खतरा बढ़ गया है। डब्ल्यूएचओ के महानिदेशक टेड्रोस एडनॉम ने कहा कि हम सभी महामारी से आगे बढ़ना चाहते हैं। हम इसे कितना भी दूर कर ले, यह महामारी खत्म नहीं हुई है। जब तक सभी देश वैक्सीन से कवर नहीं हो जाते, तब तक हम संक्रमण के बढ़ने और नए वेरिएंट के जोखिम का सामना करना जारी रखेंगे।
संयुक्त राष्ट्र की स्वास्थ्य एजेंसी के प्रमुख ने कहा कि WHO का लक्ष्य इस साल के मध्य तक हर देश की 70% आबादी का वैक्सीनेशन करना है, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, बुजुर्गों और अन्य जोखिम वाले ग्रुपों को प्राथमिकता दी जाती है। उन्होंने कहा कि कुछ हाई इनकम वाले देशों ने दूसरी बूस्टर डोज का प्रस्ताव रखा है, लेकिन दुनिया की 1/3 आबादी का अभी तक वैक्सीनेशन नहीं हुआ है। हालांकि कई देशों में वैक्सीनेशन को लेकर प्रगति हुई है। नाइजीरिया में आपूर्ति स्थिर होने के बावजूद वैक्सीनेशन में वृद्धि हुई है। एजेंसी के अनुसार 12 मिलियन से अधिक नए साप्ताहिक मामले सामने आए हैं और मृत्यु दर में 23% की गिरावट आई है। स्वास्थ्य एजेंसी ने कहा कि इस साल जनवरी से कोरोना वायरस मामलों में गिरावट आनी शुरू हुई थी, लेकिन अब इनमें पिछले हफ्ते से दोबारा से बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई है। इसकी वजह यूरोप, उत्तरी अमेरिका और अन्य देशों में कोविड-19 प्रोटोकॉल को समाप्त करना रहा। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने एक विशेष मामले में पालमपुर की कक्षा 3 की छात्रा काशवी को 8वीं कक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति ज्योत्सना रेवाल दुआ की खंडपीठ ने काशवी के पिता संतोष कुमार की ओर से दायर याचिका पर यह आदेश पारित किया। कोर्ट ने आदेश दिया कि यदि काशवी स्कूल में कक्षा 8 में छात्रा के रूप में अस्थायी प्रवेश लेती है तो उसकी समग्र प्रगति की निगरानी संबंधित स्कूल अधिकारियों की ओर से नियमित आधार पर की जाएगी। काशवी की हर क्षेत्र में प्रगति के बारे में रिपोर्ट भी कोर्ट में दाखिल करने का निर्देश दिया गया है। मामले पर आगामी सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। याचिका में दिए तथ्यों के अनुसार काशवी का जन्म 12 मार्च 2014 को हुआ है। वर्तमान में रेनबो पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल पालमपुर में 3री कक्षा में पढ़ रही है। काशवी एक असाधारण और बौद्धिक रूप से बेहतर बच्ची है। उसे गूगल गर्ल भी कहा जाता है। काशवी को 3 साल की उम्र से ही भारतीय राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और पड़ोसी देशों की राजधानी, सौरमंडल और राष्ट्रीय ध्वज, महत्वपूर्ण दिनों, भारत के राष्ट्रीय उद्यानों, हिमाचल प्रदेश के जिलों, भारत में सबसे बड़े और सबसे लंबे समय तक का ज्ञान है। काशवी के सामान्य ज्ञान व अन्य विषयों के अनेकों वीडियो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं। कई लोगों की ओर से देखा और पसंद किया जा रहा है। काशवी के पिता ने 16 अक्टूबर 2021 को जोनल अस्पताल धर्मशाला में उसका IQ टेस्ट कराया। इसमें उसका IQ 154 आंका गया था। उसकी जांच करने वाले डॉक्टर ने कहा कि वह असाधारण, बौद्धिक रूप से बहुत श्रेष्ठ व प्रतिभाशाली बच्ची है। काशवी के पिता ने हिमाचल प्रदेश के शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को पत्र भेजकर उसे कक्षा 8 की परीक्षा में बैठने की अनुमति देने का अनुरोध किया। जब प्रतिवादियों की ओर से इस मामले में कुछ नहीं किया गया तो उन्होंने याचिका दायर कर प्रतिवादियों को निर्देश देने की मांग की। कोर्ट ने याचिका के रिकॉर्ड का अवलोकन करने पर पाया कि काशवी एक प्रतिभाशाली और बौद्धिक रूप से श्रेष्ठ बच्ची हो सकती है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए और देखते रहिए द रीव टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर
पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बीजेपी का 4 राज्यों में फिर से सत्ता में वापसी। बीरेन्द्र सिंह से धामी तक सीएम पद पर प्रयोग से बच गई बीजेपी। बीजेपी की रणनीति 2024 के लोकसभा चुनाव पर। क्या जाएगी इमरान खान की गद्दी? पाकिस्तान की सियासी हलचल में सेना की भूमिका। बहुमत साबित करना बहुत ही मुश्किल होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर WHO ने दी चेतावनी। कहा नए वेरिएंट से दुनिया में दोबारा संक्रमण बढ़ा। पूरी